हैं। तो ये अपन कर रहे थे कि जब लेजर खोलते हैं तो ग्रुप का नाम भी डालते हैं, और ग्रुप के नाम टैली में पहले से बने हुए हैं, है ना, काफ़ी ग्रुप के नाम पहले से बने हुए हैं, और अपेक्षा हो तो और अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हैं कि ये ग्रुप बने हुए हैं, कुछ के बारे में अपन कल चर्चा की थी, सैटरडे को किया था, कल तो संडे था अपन था, तो बाकी अपन ये सैटरडे को चर्चा की थी। तो यहाँ तक अपन कर चुके थे, करंट लायबिलिटी की बात कर रहे थे, या यहाँ पे भी हो गया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, उस टाइम अपनी मीटिंग पूरी हो गई थी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस मैं बताने का प्रयत्न कर रहा था कि जो माल से सीधा संबंध रखते हैं, चाहे माल परचेज करने से संबंधित हो, माल मैन्युफैक्चरिंग करने से संबंधित हो, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक तरह से माल की कॉस्ट को प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करते हैं। जतिन जी, जैसा आपने समाचार दिया है कि आपने सैटरडे क्लास अटेंड नहीं की थी, तो ये वापस थोड़ा सा रिपीट किया जाए, कोई बात नहीं। आप चाहें तो इसका ये शायद संभवतः कुछ पार्ट रिकॉर्ड भी किया था, तो वो आपको भेज देंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। तो मैं ये जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है या ग्रुप की लिस्ट जो है, मैं आपको थोड़ा सा शुरू से स्पष्ट कर देता हूँ। आप कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं जतिन जी? कॉमर्स के कौन कौन नहीं है बताएंगे? नहीं सर, मैं कॉमर्स का हूँ। कॉमर्स के हैं, ठीक है। और ईशू जी शायद कॉमर्स के नहीं थे ना? नहीं, मैं कॉमर्स का नहीं हूँ। और ये ओझा जी? सर कॉमर्स ही है। कॉमर्स के हैं, तो चलो, जो कॉमर्स के हैं उनके लिए तो शब्दावली कुछ परिचित सी शब्दावली होगी, है ना। तो जी सर। जो कॉमर्स के नहीं है उनके लिए कुछ अपरिचित शब्द हो सकते हैं, फिर भी मैं उसी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ जैसे सभी नॉन कॉमर्स के हों, है ना, उस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पढ़ी उनके रिपीट हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन शुरू से हो जाएगा, है ना। तो अपन अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट भी अपन शुरू से बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे एक नॉन कॉमर्स का करता है ना। जिसने जिंदगी में कॉमर्स पढ़ी नहीं, वो शुरू से कॉमर्स पढ़ रहा है, उसी तरह से अपन पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो आपको इन दो इशू की मेनली जो कॉमर्स के नहीं है, तो आप चिंता मत करना कि कॉमर्स समझ में आएगी कि नहीं आएगी ना, बड़ा आसान है। कॉमर्स एक सर्वव्यापी चीज़ है ना। सभी एक डॉक्टर भी अपना हिसाब तो रखता ही है ना, चाहे साइंस दी हो उसने, कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी हो, अपने हिसाब किताब तो वो भी रख लेती है, गृहिणी भी अपने हिसाब किताब तो रख ही लेती है। तो कॉमर्स तो सर्वव्यापक है ना, एक सामान्य चीज़ है कॉमर्स ठीक है, सही बात है सर। हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं है, पर मैं अपन बिल्कुल इजी वे में इसको लेके चलेंगे। तो अपन यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, अपन कोई भी लेन देन होता है, तो लेन देन जिनसे होता है उसको खाता कहते हैं, लेजर कहते हैं, और प्रत्येक लेजर किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होता है ना। ग्रुप का महत्व है रिपोर्टिंग के लिए, जैसे बैलेंस शीट में उसको कहाँ पे शो करना है, P&L में कहाँ पे शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे शो करना है, उससे संबंधित कुछ विशेष ग्रुप अकाउंटिंग के नियमानुसार बने होते हैं, है ना। तो उन ग्रुप की सूची आपके सामने अभी नजर आ रही है कि इतने ग्रुप बने हुए हैं। अब कोई भी नया लेजर खोलेंगे, या तो इन ग्रुपों में से कोई होगा, या अपन चाहे तो इनके अंतर्गत और नए सब ग्रुप और बना सकते हैं, उनके अंतर्गत भी वो हो सकता है, उसको अपन समझने का प्रयत्न करते हैं वापस। ये देखिए, ब्रांच डिवीजन, अपनी ही कोई ब्रांच हो, अपनी ही कोई डिवीजन हो, तो ये उस तरह के खाते, अपने मान लो जयपुर में ब्रांच है, एक जोधपुर में ब्रांच है, एक नागौर में ब्रांच है, तो उन सभी ब्रांचों के नाम जो है अपन इसमें खोल सकते हैं, है ना। इनमें लेन देन दोनों तरह से चलता रहता है ना, तो सीधे सीधे लेनदार न कहला के ब्रांच डिवीजन में डाला जा सकता है। एक कैपिटल अकाउंट, मालिक के खाते, तो मालिक एकल स्वामित्व हो, एक ही मालिक होता है, तो वो उसका खाता भी इसी में खोलेंगे। यदि पार्टनरशिप फर्म है, 3 4 5 पार्टनर हैं, उन सभी के खाते कैपिटल अकाउंट में के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट नाम के ग्रुप में डालेंगे। और उसी तरह से यदि कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, उसमें तो बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, है ना। प्राइवेट लिमिटेड में तो फिर भी लिमिटेड होते हैं, पब्लिक लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है, उसमें तो हजारों शेयर होल्डर होते हैं, है ना। तो उन सभी शेयर होल्डर का नाम तो न डाल के इसको एक खाता उसका खोलते हैं शेयर कैपिटल नाम से, शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन, इस तरह से एक खाता खोलते हैं, क्योंकि हर शेयर होल्डर एक अंश में उस कंपनी का मालिक होता है ना। तो ये कैपिटल अकाउंट एक मालिक का खाता होता है, तो मालिक के खाते इसके अंतर्गत खोले जाते हैं, है ना। ये कैपिटल के अंतर्गत एक सब ग्रुप एक और बनाया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे खाते जो मेनली प्रॉफिट का खाता है, प्रॉफिट खाता, प्रॉफिट नॉर्मल किसका होता है, मालिक का होता है, तो मालिक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किंतु कभी कभी मैनेजमेंट ये तय करता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
कंपनी में ही रख लिया जाए, है ना, तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ताकि आगे के लॉसेज को उसमें कवर कर सके, आगे के कुछ दायित्व को उनको निर्वहन के लिए अपन प्रॉफिट का कुछ भाग व्यवसाय में ही रख लेते हैं, है ना। तो नॉर्मली शेयर होल्डर में डिविडेंड बांटा जाता है ना, और शेयर होल्डर की एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, कभी लॉस हो जाए तो शेयर होल्डर से पैसा फिर पुनः नहीं मांगा जाता ना। फिर शेयर होल्डर की सीमा होती है कि मैंने मान लो 100 रुपये का शेयर दिया तो वहाँ तक की सीमा है, जितने में मैंने खरीदा वहाँ तक की सीमा है। अब कंपनी लाभ में है तो उसमें डिविडेंड अपने को मिल जाएगा, अब लाभ में नहीं नुकसान में है तो अपन से कंपनी पैसा नहीं मांग सकती हो। हाँ, किंतु कई बार मैनेजमेंट लाभ के रूप में जो डिविडेंड देना होता है उसका कुछ पार्ट रख लिया जाता है ना, उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, है ना। तो एक आगे के उपयोग के लिए व्यवसाय में ही रख लिया जाता है, मेनली कंपनीज में होता है जनरली। तो एक प्रॉफिट के जो भाग को रख लिया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, और उसके लिए ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस। मूलतः कैपिटल का ही पार्ट है तो मालिक का ही खाता है, क्योंकि उसमें एक बार टेम्परेरी तौर से मालिक के खाते में ट्रांसफर न करके अलग रख दिया गया उसको ना, कैपिटल रिजर्व के रूप में। आगे आता है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। जो कुछ संपत्तियां होती है अपने स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, उसका भी अपन आगे उल्लेख पढ़ेंगे इसका भी। अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं करंट एसेट्स, तो चालू संपत्तियां अपने पास है वो जिनमें परिवर्तन होता रहता है। स्थायी संपत्ति में तो रोज परिवर्तन नहीं होता, चालू संपत्ति में तो एक रोजमर्रा में कुछ न कुछ चेंज होता रहता है ना। ये उसके सब पार्ट बताए हैं, देखिए नीचे आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट। आपका किसी भी बैंक में खाता है ना, जैसे SBI, HDFC, ICICI, यस बैंक, जो भी आपके खाता है तो वो खाते इस बैंक अकाउंट में खोले जाएंगे, है ना। तो ये करंट अकाउंट एक मेन ग्रुप, करंट एसेट्स एक मेन ग्रुप हो गया और बैंक अकाउंट उसके अंदर सब ग्रुप हो गया। इसके अंदर वो रिजर्व खोला जा सकता है जो भी बैंक में अपना खाता है। तो बैंक भी एक स्थायी संपत्ति नहीं है, करंट एसेट्स है, क्योंकि बैंक में भी लेन देन चलता रहता है, परिवर्तन चलता रहता है, रोज एक समान रहे बैलेंस ये जरूरी नहीं है ना। ये सामान्यतः कभी अपन चेक जमा कराते हैं, कभी पैसा जमा कराते हैं, कभी निकाल लेते हैं किसी, कभी पेमेंट कर देते हैं किसी बैंक से के माध्यम से, तो ये परिवर्तनशील परिवर्तन होता रहता है ये। तो ये करंट एसेट्स का एक पार्ट है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के अंतर्गत जो भी बैंकों के नाम है वो अपन इसमें खोलेंगे, जिस बैंक में अपना खाता है वो उसमें खोल सकते हैं। अगर कैश इन हैंड, जो पैसा अपने हाथ में है ना, जो नकद अपने पास रहता है, व्यापार में कुछ न कुछ कैश रहता ही है, तो वो कैश इन हैंड, वैसे आपने देखा ही होगा कि इसमें कैश का खाता पहले से खुला होता है ना। और अब जब अपन टैली में अपन काम करते हैं, टैली में जैसे अपन कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो दो खाते अपना बन जाते हैं, कैश और P&L अकाउंट, लाभानी खाता और नकद खाता, ये दोनों अपना बन जाते हैं। तो वो कैश अकाउंट है, कैश इन हैंड के अंतर्गत ही होता है ना। हाँ, कहीं के पेटी कैश या लघु रोकड़ बही की आवश्यकता रहती है, वहाँ पे पेटी कैश नाम का अकाउंट भी कैश इन हैंड में खोला जा सकता है। उसी तरह से डिपोजिट एसेट्स, मतलब कोई अपने डिपॉजिट करा रखा हो संपत्ति के रूप में, है ना। जैसे अपन कोई मान लो कोई टेंडर भरते हैं, है ना, कोई गवर्नमेंट आदि के टेंडर होते हैं या प्राइवेट भी टेंडर हो सकते हैं, तो अपने को एक अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ जाती है कई बार। तो अर्नेस्ट मनी जमा तो डिपॉजिट आज नहीं कल वापस अपने को मिल जानी है, या अपने बिल में कहीं एडजस्ट हो जाने वाली है ना। तो कुल मिला के ये करंट एसेट्स में हो सकता है। उसी तरह से आपने कोई एजेंसी ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली, तो एक डिपॉजिट अमाउंट वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे जमा रह सकता है, वो भी डिपॉजिट एसेट में हो सकता है। या अपन किसी भी पर्पज से, आप टेलीफोन भी लेते थे पहले, आजकल तो खैर कम हो गया, पर पहले तो टेलीफोन भी लेते थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे जमा होती थी। सेल टैक्स नंबर लेते तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होती थी वहाँ पे, तो सारे क्या डिपॉजिट एसेट्स में ही डाले जाते थे ना। अगेन लोन एंड एडवांस एसेट्स, जो अपन ने लोन किसी को दे रखा है, लोन दो तरह का हो सकता है। एक तो यहाँ पे तो एसेट्स की बात आ रही है, आगे अपन लोन लाइबिलिटीज भी आएगा आगे ना। लोन दो दायित्व है, ये अपनी संपत्ति है, क्योंकि पैसा तो अपना है किंतु किसी को दे रखा है, संपत्ति तो अपनी है, पैसा तो अपना है, अपन ने किसी को दे दिया है, चाहे लोन के रूप में चाहे एडवांस के रूप में। किसी को अपन, किसी पार्टी को अपन एडवांस दे दिया, या किसी कर्मचारी को अपन एडवांस दे दिया, सैलरी एडवांस चुका दी, तो ये भी इसमें जाएंगे। और साथ ही साथ में किसी पार्टी को लोन दे रखा है अपन ने, किसी ने उधार मांग के दे दिया, अपन ने उधार दे दिया किसी पार्टी को अपन ने, वो भी पैसा तो अपना ही है, आज भी कल वापस आ जाएगा, तो संपत्ति है, किंतु लोन एडवांस में डाल देंगे, ये भी करंट एसेट्स का ही पार्ट है। आगे देख रहे हैं स्टॉक इन हैंड, जो स्टॉक अपने पास है ना, जो स्टॉक अपने पास माल पड़ा रहता है। जैसे ऐसा तो नहीं कि बिजनेस फाइनेंशियल क्लोज हुआ सारा स्टॉक खत्म हुआ, ऐसा तो नहीं होता। एक वित्तीय वर्ष खत्म होता है, दूसरा चालू होता है, तो उस पीरियड में जैसे 31 मार्च को अपन फाइनेंशियल क्लोज होता है, तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ बैलेंस स्टॉक तो अपने पास रहता है, उस स्टॉक को अपन स्टॉक इन हैंड कहते हैं। और साल के अंत में भी कुछ स्टॉक रहता है, साल के शुरू में भी स्टॉक हो जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड नाम से जो खाते खोलते हैं वो इसमें खोले जा सकते हैं। सामान्यतः टैली में अपन स्टॉक इन हैंड नाम से एक ही खाता खोल देते हैं, उसी का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, और उसी का क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है।
और वैसे अपन आइटम वाइज मेंटेन करते हैं तो स्टॉक इन हैंड के नाम का खाता खोलने की आवश्यकता भी नहीं रहती, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट में उसको आइटम समरी को अपना भी ले लेता है ना। ये आगे अपन देख रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, इनके विविध देनदार, देनदार इनके पैसा देंगे अपने को, देने वाले है ना, देंगे अपने को, इनके अपने माल उनको उधार बेचा है, माल बेचा है तो पैसा देंगे वो, है ना, अपने माल बेचा है तो वो पैसा देंगे अपने को, है ना, वो देनदार। एक तरह से अपन इसको कहते हैं अपने ग्राहक, अपने कस्टमर, है ना, जिनको अपन माल बेचा करते हैं ना, वो सारे क्या कहलाएंगे, सन्ड्री डेटर्स कहलाएंगे, है ना। तो ये सारे पार्ट थे, करंट एसेट्स के ही पार्ट थे, ये सब मिला के करंट एसेट्स है, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन अपन ने देख ही लिया, ये सारे करंट एसेट्स के पार्ट थे, है ना। अब कोई भी खाता खोलेंगे तो उनमें ध्यान रखेंगे इसको, इनमें से कोई ग्रुप दिया जा सकता है क्या, है ना। आगे अपन देख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्व, ये तो अपनी संपत्तियां थी, ये दायित्व चुकाने आदि कल चुकाने पड़ेंगे अपने को, वो चीजें हैं, है ना। तो इसमें एक तो आ रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्स के खाते जो भी अपन खोलते हैं, अभी जैसे वर्तमान में जीएसटी चल रहा है तो CGST, SGST, IGST ऐसे खाते खोलते हैं, सेस इस तरह के खाते खोलते हैं टैक्स के, वो सारे इसमें पहले वैट चलता था, सर्विस टैक्स चलता था, तो वो खाते, कस्टम ड्यूटी, जो भी एक्साइज ड्यूटी, तो वो जो भी टैक्स के खाते खुलते वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्स में खोले जाते थे। आज भी TDS TCS का अभी भी काम पड़ता है, वो सारे इसी में खोले जाते हैं, है ना। तो जो भी खाते टैक्स से संबंधित खाते खोलते हैं सारे ड्यूटीज एंड टैक्स में खोलेंगे। आदमी कल अपन कस्टमर से वसूल किया है या अपना दायित्व बनता है तो वो चुकाएंगे बना ना, तो एक तरह से करंट लायबिलिटीज का पार्ट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एक आता है प्रोविजंस, अपन भविष्य के लिए कोई प्रोविजन बना के रखते हैं, आयोजन बना के रखा अपन ने, जैसे अपने को एक भविष्य में कोई बड़ा प्लांट एंड मशीनरी पे खर्च करना है तो एक के लोग प्रोविजन बना के रख लेते हैं, उसके लिए पहले से प्रोविजन कुछ प्रतिवर्ष कुछ कुछ पार्ट उस खाते में डालना शुरू कर देते हैं कि हमारी ये प्रोविजन है आगे के लिए ना। तो प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीनरी बनाया जा सकता है, या केवल डूबत ऋण के लिए भी प्रावधान किया जाता है, डूबत ऋण के लिए। और अपन मान लीजिए अपन जो व्यापार कर रहे हैं कुछ न कुछ पैसा डूबने की संभावना रहती है, अपन कई वर्षों का एक साथ डालेंगे तो पूरा बिजनेस में कि इनके बैलेंस शीट में फर्क पड़ जाएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा लॉस नजर आएगा, हो सकता है इनकम टैक्स उसको मान्य नहीं करेंगे एक साथ इतना लॉस कैसे हुआ, इतने वर्ष प्रॉफिट कमा रहे थे, एक साथ डूबत ऋण दिखाने की वजह से लॉस हो गया। तो उसको भी एक प्रतिवर्ष कुछ न कुछ एक पार्ट मानते हुए चलते हैं कि इतना पार्ट है वो तो एक डूब जाने वाला है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आदि इस तरह से भी बना के रखे जाते हैं। यदि ऐसे कोई प्रोविजन किसी बिजनेस में बनाए जाते हो तो ये सारे खाते इस प्रोविजन के अंतर्गत खोले जा सकते हैं। आगे आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार, जो लेनदार हैं अपने से पैसा लेने वाले हैं, पैसा मांगते हैं, एक तरह से अपन कहते हैं अपने सप्लायर, कस्टमर तो हो गए सन्ड्री डेटर्स और सप्लायर हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे अपन माल खरीदा करते हैं, है ना, अपने लिए वो सप्लायर हैं, अपन उनसे माल खरीदते हैं, है ना, वो सारे क्या कहलाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इस तरह की कोई भी पार्टी का नाम खोलना होगा तो अपन ग्रुप उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स डालेंगे। आगे आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ से तो अपन करना चाह रहे थे अभी, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रत्यक्ष खर्चे जो माल से सीधा संबंध रखते हैं, ऐसे खर्चे जो माल से सीधा संबंध रखते हैं, जैसे अपन माल खरीदा, गाड़ी भाड़ा लग गया, माल खरीदा उसको लोडिंग अनलोडिंग के चार्ज लगे, मजदूरी लग गई, है ना, या उसको साफ सफाई करने पे, पैकिंग पे, या उसको बेचने लायक बनाने तक के जो खर्चे हो गए वो एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। या अपने यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसको माल को निर्माण पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, है ना। माल को निर्माण करने पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं, माल को मैन्युफैक्चरिंग करने जैसे लेबर आदि लग गया, लेबर के खर्चे लग गए, है ना, तो बिजली पानी के जो खर्चे लगते हैं उसको बनाने के लिए, तो उस तरह के जो खर्चे माल की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। जैसे अपन ने कोई 1000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसमें मान लो 100 रुपये गाड़ी भाड़ा लग गया, है ना, कुरियर चार्ज लग गया, तो अपने को सीधा नजर आ रहा है अपन 1100 में पड़ गया, ये चीज़ सीधा एक नजर आता है ना। कुछ चीज़ें सीधी माल के ऊपर नजर आ जाती है, इसके ऊपर इतना तो लग गया, माल खरीदा तभी खर्चा लगा, नहीं तो नहीं लगता, है ना, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अपन माल खरीदते हैं, खरीदे या नहीं खरीदे, सैलरी अपने को चुकानी पड़ती है, किराया अपने को चुकाना पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो अपने को चुकाने पड़ते हैं कि तो माल से सीधा उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। जो आपने माल खरीदा या नहीं खरीदा, उन्हें सैलरी तो चुकानी पड़ी अपने को, तो माल से सीधा संबंध नहीं हो, माल की कॉस्टिंग को बढ़ा के नहीं देखे, 30 रुपये तो सैलरी दे देते, इतनी कॉस्ट बढ़ गई। अब माल खरीदना नहीं खरीदना तो अलग व्यापार पे डिपेंड करता है कि सैलरी तो लगभग एक रेकरिंग एक्सपेंसेस हर महीने देना पड़ता है अपने को, रेंट हर महीने देना पड़ता है। माल खरीदे नहीं खरीदे उसको संबंध नहीं उसका, माल की सीधी लागत को इफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं।
जो माल की लागत को सीधा इफेक्ट कर रहे हैं, अपने एक नजर में देखना चाहिए तो इसके ऊपर चढ़ता आके इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लग गया तो इसकी तो कॉस्टिंग अपनी बढ़ गई, है ना, वो चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती है। मेनली मैंने बताया जैसे माल परचेज करने से संबंधित खर्चे या माल को मैन्युफैक्चरिंग करने से संबंधित खर्चे, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। यदि थोड़ा कॉमर्स जानते हैं तो उन्होंने नाम सुना होगा कि जो अंतिम खातों में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जिसको कहते हैं एक तरह से माल खाता कहते हैं, तो माल खाते में जो खर्चे दिखाए जाते हैं माल की कॉस्ट को जोड़ने के लिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। जैसे मेनली जैसे फ्रेट है, वेजेज है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है ना, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, इस तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। बाकी सारे जो रूटीन के एक्सपेंसेस है, चाहे ऑफिस संबंधित एक्सपेंसेस है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक यहाँ पर है डायरेक्ट इनकम। वैसे जो प्रत्यक्ष इनकम जो है अपनी, वैसे टैली में सेल्स का खाता ऑलरेडी खुला हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम का खाता ऑलरेडी खुला हुआ है ना। तो यदि सेल्स नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स अकाउंट इनकम साइड में सेल्स लिखा जाता है जनरली, और कहीं कहीं सेल्स के अलावा कोई अदर इनकम हो, उसको सेल तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसी तरह की इनकम तो है ना। जैसे कोई जॉब ओरिएंटेड काम है किसी का, है ना, जॉब वर्क आदि से संबंधित काम करता है, तो जॉब वर्क जो कर रहा है, जॉब वर्क सेल तो नहीं कहलाती उसकी, है ना, जॉब से तो इनकम प्राप्त हो रही है ना, तो सेल नहीं कहलाती, वो एक तरह से डायरेक्ट इनकम कहला सकती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित, माल खाते से संबंधित कह सकते हैं, है ना, व्यापार की मुख्य प्रकृति से संबंधित उसको कह सकते हैं, फिर भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम कहला सकता है, प्रत्यक्ष इनकम कहला सकता है। एक तरह से सेल्स की तरह ही, या सेल्स में इसको जोड़ा जा सकता है, ऐसी इनकम जिसको सेल्स की श्रेणी में दिया जा सकता है, वो एक तरह से डायरेक्ट इनकम कहला सकती है ना। बाकी जो अदर इनकम होती है, जो P&L लाभांश खाते में अपन शो करते हैं, बाकी जैसे ब्याज प्राप्त हो गया, कमीशन प्राप्त हो गया, डिस्काउंट प्राप्त हो गया, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जो सीधा माल से सीधा प्रत्यक्ष रिलेटेड हो सकता है, या अपने व्यापार की मुख्य धारा से रिलेटेड हो गया कि अपना मुख्य बिजनेस वही है, कोई दलाल है, दलाल ही उसका मुख्य इनकम है, वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो उसको डायरेक्ट इनकम के रूप में अपने इनकम को दिख सकता है। इस तरह से जो फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियां, जिसकी चर्चा मैंने की, जो स्थायी संपत्तियां व्यापार में काफ़ी समय तक रहने की संभावना रहती है, चाहे स्थायी संपत्ति के रूप में अपन देखें, फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है ना, गाड़ी घोड़े इस तरह के सामान हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है। तो इस तरह के सामान जो काफ़ी समय तक व्यापार में रहने की संभावना रहती है, हाँ, उसका कुछ मूल्य ह्रास हो सकता है, कुछ डेप्रिसिएशन पे लग सकता है, कुछ उसके मूल्य में कुछ गिरावट हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है, कुछ घिसावट हो सकती है, तो ये चीज़ें हो सकती है, जिसको इसकी भाषा में कहेंगे डेप्रिसिएशन, उनका भी उपयोग इस पर फिक्स्ड एसेट पे किया जाता है। तो इस तरह का जो है, जो भी खाते अपन खोलते हैं तो सारे उस पर खोलेंगे, है ना। जब अपन कार भी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं व्यापार के लिए, ट्रक आदि खरीदते हैं, तो सब स्थायी संपत्तियों में ही आते हैं। चलते भले हों, स्थायी नहीं रहते, चलते फिरते रहते हैं, फिर भी आएंगे स्थायी संपत्ति। स्थायी का मतलब व्यापार में उसका कुछ स्थायित्व तो रहता है, अथवा ऐसा नहीं आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, रोजमर्रा के लेन देन में उसको काम में नहीं लेते, है ना। अपन व्यापार के निजी उपयोग के लिए अपन उसको खरीदा है, अपन ये व्यापार के अंदर उपयोग करने के हिसाब से खरीदा है, तो काफ़ी समय तक, कई वर्षों तक काम आने की संभावना रहती है। आगे आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो ये अपन चर्चा कर, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। जैसे अपन अभी बात कीजिए, ब्याज पे खर्च कर दिया, डिस्काउंट पे दे दिया, विज्ञापन पे खर्च कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस आदि संबंधित देख लें, है ना, या सैलरी, रेंट, ये कोई खर्चा देख लें। तो इस तरह के जो भी खर्चे हैं जो प्रत्यक्ष माल से सीधा रिलेट नहीं करते, माल खरीदने या माल मैन्युफैक्चरिंग से सीधा कोई रिलेशन नहीं है उनका, तो वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम हुई, अपन मानो अदर कोई इनकम प्राप्त हो रही है, कोई अपन सर्विसेज और अपन एक्स्ट्रा प्रदान की, उसे मिल गया, या ब्याज प्राप्त हो गया, डिस्काउंट प्राप्त हो गया, कमीशन प्राप्त हो गया, इस तरह की चीज़ें इनडायरेक्ट इनकम में लिखी जा सकती है, जो सामान्यतया लाभ हानि खाते में इनकम साइड में दिखाई जाती है ना। ट्रेडिंग में नहीं, जो ट्रेडिंग में दिखाते हैं वो तो डायरेक्ट हो गए, और ट्रेडिंग में नहीं, लाभ हानि खाते में वो इनडायरेक्ट हो गए, एक तरह से हो गया। एक सकल लाभ को, एक शुद्ध लाभ को प्रभावित करता है ये। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट इनकम है तो P&L के इनकम साइड में दिखाई जाती है सामान्यतः, ये लाभ हानि खाते। एक है इन्वेस्टमेंट, अपन ने कोई शेयर में, डिबेंचर में, कहीं पे भी लाभ की आशा से कुछ इन्वेस्ट किया है ना, तो इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। अपन FD भी करवाई है, इन्वेस्टमेंट हो गया। अपन ने मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड दिए हैं, शेयर वगैरह दिए हैं, डिबेंचर दिए हैं, तो या अपन इस तरह का कोई भी अपन इन्वेस्टमेंट अपन इस तरह का किया है, तो व्यापार में की मुख्य प्रकृति भले ना हो, किंतु अपन इन्वेस्टमेंट तो किया ही है, तो वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाई जा सकती है। ये मूलतः संपत्ति की तरफ दिखाया जाता है। सर हाँ
सर इनडायरेक्ट जैसे अपने को बैंक के अंदर जो अपन कैश डिपॉजिट कराते हैं उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो सर इनडायरेक्ट इनकम्स में दिखाएंगे या इन्वेस्टमेंट्स में दिखाएंगे? इनडायरेक्ट, क्योंकि माल खरीदने के, माल से कोई संबंध नहीं है उसका, हाँ हाँ। माल से कोई संबंध नहीं है, वो तो सारी चीजें इनडायरेक्ट है। भाई आप खुद देख अच्छा लो कि ठीक। किसी चीज को अपन देख सकते हैं, अच्छा इस माल की कॉस्टिंग बढ़ गई, जब आपने लैपटॉप खरीदा और ऊपर से मान लो उनकी गाड़ी बढ़ा के 200 रुपये लग गए, कुरियर चार्ज लग के, गाड़ी अपन मान लो ऑनलाइन कोई चीज मंगाई, कुरियर के लग गए इतने पैसे, है ना, तो अपने को प्रत्यक्ष इनकम कहलाते हैं, तो प्रत्यक्ष खर्चा दिख रहा है, इसके अपने इसकी लागत इतनी आ गई, है ना। तो कोई भी माल अपन ने खरीदा उसके ऊपर सीधी अपन देख देंगे, अच्छा इसके ऊपर इतनी लागत और आ गई, उस तरह से नहीं है ना। अपन बैंक का ब्याज मिला तो ऐसा तो ये माल खरीदा तो ब्याज मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो माल से सीधा संबंध रखते हैं वो तो डायरेक्ट हो गया, माल से सीधा संबंध नहीं रखते हैं वो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है सर। और जैसे अपन कोई भी फिक्स डिपॉजिट खुलाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में आ गई। वो इन्वेस्टमेंट में आ गया। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, तो अब आगे आता है लोन लाइबिलिटीज। ऊपर अपन ने जो देखा था लोन एसेट्स था, अब यहाँ पे बात करें लोन लाइबिलिटीज की। जो ऐसा लोन तो दायित्व है हमारा, है ना, जो लोन अपने को चुकाना है ना, यानी कि अपन ने किसी से लोन ले रखा है ना। ये लोन तो वो था जो किसी को अपन ने दिया था, और ये लोन वो है जो अपन ने किसी से लिया है। वो तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो बैंक ओडी अकाउंट, ओडी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओसीसी कहते हैं, और कैश क्रेडिट कहते हैं। तो बैंक के रूप में किसी अपन ने जो पैसा उठा रहा, बैंक वाले लिमिट बना देते हैं ना, बैंक से अपन लिमिट बनवा देते हैं कि इस लिमिट तक अपना चेक बाउंस नहीं होता, अपन कितना भी पेमेंट अपन कर सकते हैं, है ना। एक तो फिक्स लोन होता है। एक लोन बना, जैसे 10 लाख का लोन ले लिया अपन ने, तो वो तो अपने काम में लिया या नहीं लिया, उसमें ब्याज का मीटर चालू हो जाता है ना, ब्याज प्रतिदिन लगता जाता है। एक वो होता है कि बैंक से ओवरड्राफ्ट किया तो जितने दिन जितना पैसा उठाया उतने दिन का होता है, ब्याज लग जाएगा। जैसे आज उठाया तो ब्याज लग गया, कल वापस जमा गया ब्याज बंद हो गया, है ना। तो ये उस तरह के खाते व्यापारी प्राय रखते ही हैं। जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके लिए काफी उपयोगी रहते हैं। तो जितने दिन जितने पैसे का यूज हुआ उतने दिन का ब्याज लग जाएगा उतने पैसे का, है ना। तो ये बैंक से ओवरड्राफ्ट कहते हैं, या नकद साख कहते हैं, लिमिट अकाउंट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो उस तरह के अकाउंट है, बैंक में पैसे जमा नहीं है, उठाए हुए ज्यादा है, ज्यादातर अपने उठाए हुए रहते हैं पैसा, तो उस बैंक में न जाओ। यहाँ पे तो वो है जिसमें प्राय पैसा जमा रहता है संपत्ति के रूप में, और ये दायित्व के रूप में इस बैंक से प्राय उठाया हुआ रहता है ना। आएगा बैंक का ही नाम आएगा, जैसे एसबीआई में एसबीआई लिमिट अकाउंट ऐसा ऐसा खोल देंगे। तो लिमिट अकाउंट वही है जो तुम पैसा प्राय उठाए रखते हैं, है ना। यानी एक तरह से दायित्व आज निकल वापस चुकाना पड़ेगा, एक बार उठाए कल वापस चुकाना पड़ेगा, है ना, एक तरह। तो इस तरह का अकाउंट। अब उसके बाद में दो तरह के और अपने पास है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वैसे नाम से स्पष्ट है, कोई सिक्योरिटी देके मैंने लोन लिया है, चाहे जैसे सोना दे दिया, सोने के बदले लोन ले लिया, कोई जमीन जायदाद के कागज रख के लोन ले लिया, कोई मॉर्गेज लोन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज गिरवी रख कर कोई चीज़ गिरवी रख के लोन लेते हैं, है ना। तो वो होते हैं सिक्योर्ड लोन, है ना। तो जो भी चीज़ सिक्योरिटी रख के ली जाती है ना, चाहे सोना हो, जमीन जायदाद के कागज हो, कोई स्टॉक हो, कुछ भी रख के बन लेते हैं, वो सिक्योरिटी बाई चांस अपन लोन चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस सामने वाले व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है कि उस जो भी संपत्ति उसके एवज में रखी है उसको वो बेच सकता है, उसके पैसे वसूल कर सकता है, उसको बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकता है ना, उसको ये अधिकार मिल जाता है। वो होता है सिक्योर्ड लोन। प्राय बैंक फाइनेंस कंपनी फिक्स लोन जो भी देती है, प्राय सिक्योर्ड लोन हुआ करते हैं, किसी न किसी रूप में वो सिक्योरिटी अपनी रखती है ना। हालांकि आजकल जो नए स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट को सुविधा देती है, अनसिक्योर्ड लोन गवर्नमेंट भी देती है, बैंक भी देती है। सामान्यतः बैंक फाइनेंस कंपनी जो सामान्य अपन बात करें तो ज़्यादातर सिक्योर्ड लोन पे ध्यान देती है, सिक्योर्ड लोन दिया करती है। तो लोन देने से पहले आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, आप इसके बदले में क्या दोगे आप, है ना, ये वो मांगती है। किंतु अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या अपने परिवार, मित्र, दोस्तों से संबंधित जो होते हैं वो क्या है, उनसे भी आपको भी जरूरत पड़ता है पैसा मांगते हैं, तो वो आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते। आपका एक प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपका जो 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 उनसे संबंध है वही अपना आप एक सिक्योरिटी का काम करता है। तो लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं, है ना। जैसे आपको कोई मित्र से, परिचित से कोई लोन लेते हैं, हो सकता है वो आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगे। पहले की बात अपन करें तो सेठ साहूकार में लोग जमा करा देते, बैंकों से भी ज़्यादा विश्वास सेठ साहूकारों पर होता था, लोग चला के जमा करा देते थे, है ना, कि उनसे अच्छा ब्याज मिल जाता है, आधी रात को पैसा चाहिए वापस मिल जाता है, तब विश्वास होता था। तो वो भी सारा अनसिक्योर्ड लोन होता है, परिचित हो या ना हो, तो लोग एक प्रतिष्ठा के आधार पर, नाम के आधार पर जमा करते हैं। सेठ साहब के पास पैसा पड़ा है, बैंक से भी ज़्यादा सुरक्षित है, आधी रात को चाहे तो निकाल देंगे पैसा, इतना एक विश्वास होता था। आजकल हालांकि विश्वास काफी खंडित होने को देखने को मिल रहा है आजकल। फिर भी अनसिक्योर्ड लोन आज भी व्यापार में काफी बहुसंख्या रूप में प्रचलित है, और काफी व्यापार में ऐसा अनसिक्योर्ड लोन दिखाया होता है।
हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। वैसे तो अपन एक्सपेंसेस की बात अपन कर चुके हैं, खर्चे जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रूप में दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं संपत्ति के रूप में दिखाने वाले खर्चे, यानी कि ऐसे खर्चे जो आगामी वर्षों से संबंधित है, इस साल का पार्ट नहीं। वो अपने विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन किया है ना, ब्रांडिंग कर रहे हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती है ना, तो एक साल में उसका उपयोग नहीं होता, आने वाले वर्षों में भी उसका उपयोग होता है। ये जो विज्ञापन पे जो या ब्रांडिंग के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, तो कई बार होता है कि उनका इफेक्ट कई वर्षों तक एक लोगों के मुंह में नाम उसका बैठ जाता है ना, एक उनका एक ऐसा दिलो दिमाग पे लोगों के वो घर कर जाती है ऐसी चीजें जो ब्रांडिंग के लिए करती है ना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो उसको एक साल का खर्च नहीं मानती वो, है ना। एक साल का खर्च दिखा देंगे तो हो सकता है उसकी बैलेंस शीट एकदम माइनस में चली जाए, लॉस में चली जाए, और आने वाले वर्षों में उसका लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। तो एक सामान्य एक पैटर्न ये है कि उसको कुछ वर्षों में बांट के दिखाया, 5 सालों में 10 सालों में बांट के दिखाया जाता है, तो जैसी उसकी प्रकृति है। फिर होता है अपना किराया एडवांस चुका दिया, तो भी इस साल का खर्चा तो नहीं है ना, या आपने 3 साल का किराया एडवांस दे दिया, तो इनकम टैक्स वाले भी मानेंगे नहीं, भाई तो आपने खर्चा दिखाया है, तो अब आपको लाभ कम करने के हिसाब से दिखाया, टैक्स कम भरना चाहते हो कि आपने खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो ये तो बीच से खर्चा है ही नहीं, का खर्चा ही नहीं, तो आगामी वर्षों से संबंधित है, आपने टैक्स बचाने के लिए आगे का खर्चा दे दिया क्या, है ना, तो मानेंगे भी नहीं। तो इस तरह के जो आगामी वर्षों से संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं, भविष्य के लिए जो अपन ने जो एक्सपेंसेस किया है, इस वर्ष के खर्च तो अपने खर्च में जाएंगे, तो भविष्य के लिए जो खर्च किया गया है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स में जाएगा, अपनी संपत्ति है, अब तक उसका यूज नहीं लिया, खर्चा किया उसका यूज नहीं लिया अपन ने, है ना, आगामी वर्षों से संबंधित है। या कंपनी बनाते हैं ना, तो नई कंपनी क्रिएट करते हैं, नई कंपनी अपन फाउंडेशन रखते हैं, तो कुछ प्रारंभिक व्यय होते हैं, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, तो वो प्रारंभिक व्यय जो होते हैं वो भी एक साल का खर्चा नहीं माना जाता, उसको अनेक वर्षों में बांट के दिखाए जाने की परंपरा है ना। तो एक वर्ष का खर्च नहीं कहलाता, उनका एक बड़ा खर्च होता है, तो किसी के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में या उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी करने में, या कोई कंपनी या लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे बनती है, उसमें भी प्रारंभिक खर्च एक बड़ी मात्रा में होता है, वो भी एक साल का खर्चा नहीं माना जाता, आगामी कुछ वर्षों में इसको बांट के दिखाया जाता है। एक साल का जो प्रथम वर्ष का पार्ट है वो तो अपने एक्सपेंसेस में जाएगा, और जो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, आगामी वर्षों से संबंधित है, वो पार्ट है वो एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस, जिसको अपन बोलचाल में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, पूर्वदत्त एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो भविष्य आगामी वित्त वर्ष से संबंधित खर्चे पहले ही कर दिए हैं, वो एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, जो आगामी वर्ष में तो वापस उसको ट्रांसफर करके लाभांश खाते में या मूल खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। जब तक उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं ले रहे हैं, तब तक वो अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ये भले खर्च प्रकृति इसकी खर्च की हो, लेकिन मूल ये एसेट्स है, संपत्ति है अपनी, ये वर्तमान का अपना खर्चा नहीं है, आगामी वर्षों में खर्च हो सकता है। अब बचे हैं परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब है माल खरीद खाता, और सेल्स अकाउंट का मतलब माल विक्रय खाता। जो भी माल खरीदते हैं उसको परचेज, बेचते हैं उसको सेल्स कहते हैं ना। तो नॉर्मल सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट उसमें खोलते हैं, और साथ ही साथ जब माल खरीदा हुआ रिटर्न करते हैं तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न, वो भी परचेज अकाउंट में डालते हैं। और बेचा हुआ माल यदि रिटर्न आता है अपने पास, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न, वो भी सेल्स अकाउंट में ही डाला जाता है। तो उसी में से प्लस माइनस होकर नेट आपको सेल्स दिखा देगा, और उसी में से प्लस माइनस होकर नेट परचेज आपको दिखाई दे जाता है। और एक है सस्पेंस अकाउंट, जो कि समय सीमा संपन्न होने वाली है, तो थोड़ा सा कभी भी क्लास बंद हो सकती है, जितना हो सकता है उसका नेक्स्ट अपन पार्ट आगे की क्लासों में करेंगे ही। आशा करता हूँ ये काफ़ी आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट बचा है सस्पेंस अकाउंट, इसकी अपन चर्चा करते हैं। और सस्पेंस अकाउंट होता है एक टेम्परेरी अकाउंट कह सकते हैं इसको। जब आज से काम करते थे, मुनीम जी काम करते थे, अब तो कई बार ऐसा होता था कि टोटल बराबर मिला नहीं पाते थे। नॉर्मली नियम है ट्रायल बैलेंस की, जो तलपट बनता है, कच्चा चिट्ठा बनता है, उसकी भी दोनों साइड की टोटल, डीआर और सीआर की टोटल बराबर होनी चाहिए, है ना। तो वो मैच नहीं कर पाती कई बार, तो उसको अंतिम उपाय ये रहता था, सारे खाते मिलान के लिए फिर भी मैच नहीं हो रहा, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। या बैलेंस शीट आदि की टोटल एक ही बात है, ट्रायल बैलेंस की मिलेगी तो बैलेंस शीट की भी मिलेगी। तो जहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ सस्पेंस में कर डाली जा सकती है। किंतु कंप्यूटर में काम करें तो टोटलिंग मिस्टेक तो होगी नहीं, वो उस तरह की गलतियाँ तो होगी ही नहीं, अपना ये एक्यूरेट ही काम होगा टैली में। तो फिर भी कई बार ऐसे होता है, मान लो नया आदमी अपन ने रखा, वो काम कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी का नाम क्या लिखा है। मिलते जुलते अपने खाते तो बहुत सारे हैं मिलते जुलते, रामलाल एंड कंपनी है, रामलाल एंड सन्स है, रामलाल सन्स है, ऐसे मिलते जुलते कई नाम हो सकते हैं, है ना। या एक यहाँ का है, कहीं बाहर का है, एक ही नाम की 2 पार्टी हो सकती है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। कोई वाउचर देकर ये एंट्री तो ये रामलाल जी की, किस में डालूँ, रामलाल जी बीकानेर वाले मुखाल है, किस में डालूँ, खाते अपने तो 2 है, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है वाउचर में,
तो हो सकता है गलत खाते में डालने की अपेक्षा अगर टेम्परेरी खाते सस्पेंस अकाउंट में डाल दे उसको, है ना, बाद में जो भी ऑथराइज पर्सन है उसे पूछ के कंफर्म कर लेगा और वापस उसको सुधार देगा, है ना। तो एक और अस्थायी रूप से जो टेम्परेरी तौर पे जो किया जाता है वो कंफ्यूजन की एंट्री को इसमें किया जा सकता है, या क्या होता है बैंक में अपना ऑनलाइन पेमेंट आता है ना, बैंक में किसने जमा कराया पता नहीं चलता भाई। सामान्यतः जैसे ऑनलाइन काम होता है तो हम लोग भी जैसे प्राप्त होता है ऑनलाइन पैसा प्राप्त होता है तो पार्टी को रिक्वेस्ट जब भी आप पेमेंट करो तो हमें इसकी कंफर्मेशन डाल दिया, अगर हमने यूटीआर नंबर ये है हमने आपको जमा करा दिया है, इस तारीख को जमा कराया, ताकि कंफर्मेशन हो जाए तो उसके खाते में जमा हो जाता। अब भाई चांस अपन बैंक खाता मिला रहा है अपने पास पार्टी का कंफर्मेशन आई नहीं और बैंक में उसका नाम नहीं आ रहा कि किसका जमा हुआ है, तो एक और टेम्परेरी तौर पे उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल के रख लेते हैं, किसका है वो पार्टी बोलेगी उसमें जमा कर लेंगे। अभी तक तो सस्पेंस जब तक पार्टी को नहीं बोलती अपने को पता नहीं चल रहा किस पार्टी का पैसा है, जमा ही नहीं, पता ही नहीं अपने को पार्टी को, तो एक बार किसी गलत पार्टी में जमा करने की अपेक्षा सस्पेंस में जमा कर लेते हैं, है ना। तो एक टेम्परेरी तौर पे जो खाता है जो अस्थायी रूप से अपन कह सकते हैं, तो अपने को कंफ्यूजन के रूप में अपन को गलत खाते में एंट्री ना कर दें उसके लिए अपन एक बार सस्पेंस अकाउंट में एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप की लिस्ट अपन इसलिए पढ़ी क्योंकि कोई भी नया लेजर खोलते हैं तो उसको कोई इनको ग्रुप देना होता है। जैसे एग्जांपल वापस आ जाते हैं, ये क्रिएट पे गए एक नया खाता और खोलते हैं, है ना, ये सोहन खोला। अब सोहन क्या है जो वही ग्रुप की लिस्ट वापस अपने को मिल रही है ना, ये ग्रुप की लिस्ट वापस आपको दिखाई दे रही है। ये सोहन का खाता खोला है, या तो कस्टमर हो सकता है या लेनदार देनदार कुछ हो सकता है ना। तो जैसे मैंने कहा SU लिखा संडी, तो संडी डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, SU सर आगे मैं CR करता हूँ तो क्रेडिटर मेरे सामने आ जाता है ना, मैं DR ऐसा करता हूँ तो डेटर्स से संबंधित वो चीज़ यहाँ पे वो भी आपको नजर आ रही है। कोई भी जैसे मान लो लोन ले रखा है तो अनसिक्योर्ड लोन करते आ गया, है ना, सिक्योर्ड लोन करते हैं, है ना, सिक्योर्ड लोन ये सामने आ गया। तो क्या है ये सोहन वास्तव में है क्या, जिसको फाइनल अकाउंट में कहाँ पे दिखाया जाना चाहिए, ये एक तरह से डिसाइड ग्रुप के माध्यम से होता है। जैसे सोहन का खाता है तो उसको प्रॉपर ग्रुप डालना है अपने को, यदि अपन माल अपने से माल खरीदा करता है ये उसको संडी डेटर्स में डाल देंगे, अपन इससे माल खरीदा करते हैं संडी क्रेडिटर में डाल देंगे। ये अपन ने कोई लोन ले रखा है या लोन दे रखा है तो उससे संबंधित लोन अकाउंट के अपने पास है, लोन लाइबिलिटीज में भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन या लोन एंड एडवांस एसेट्स में हो सकता है ना। यदि मालिक का नाम है तो मालिक का नाम है तो कैपिटल में डाल सकते हैं, कैपिटल में डाल सकते हैं। तो ये अपन पैटर्न अपन समझा, तो जहाँ पे अपन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका फाइनल अकाउंट में उसका रिफ्लेक्शन होगा, है ना, फाइनल अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ दिखाई देगी, है ना। जब मैंने इसको मालिक है सोहन, तो मालिक है तो उसकी ओपनिंग बैलेंस भी यदि कुछ है तो वो भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि उसका ओपनिंग बैलेंस है, कोई जरूरी नहीं ओपनिंग बैलेंस सभी का हो तो डाल देंगे। मान लीजिए 2 लाख रुपए इसका भी ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए मान लीजिए है ना, तो 2 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस इसका अपना ये है। तो इसमें कोई भी लेजर खोलेंगे तो उसका लेजर को कोई ग्रुप देना होता है, ये यहाँ पे अपन ग्रुप चूज करते हैं और लास्ट में अपन बैलेंस डालते हैं, है ना। इस तरह से कुछ खाते अपन शायद कल खोले थे, है ना, जैसे अपन और एक दो और खोल देते हैं, सेल्स अकाउंट, है ना, ये सेल्स ग्रुप डाल सकते हैं, है ना, और इसका बैलेंस की जरूरत नहीं है। परचेज, है ना, ये परचेज ग्रुप डाल दिया इसको, है ना। जो इनकम एक्सपेंसेस परचेज और सेल्स इनका ओपनिंग बैलेंस की आवश्यकता पर नहीं होती। क्या होता है इशू जैन से रिमूव हो गए यहाँ से, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो ये अपने कुछ खाते अपने इस तरह से खोलते हैं, जैसे परचेज रिटर्न भी हो, ये परचेज रिटर्न खोला तो भी इसको भी परचेज अकाउंट में ही डाला जाता है। इसलिए सेल्स रिटर्न होगा तो भी वो भी सेल्स में ही डाला जाएगा। तो ये वेरी फर्स्ट एक पार्ट अपने सीखा, अकाउंट क्रिएट करना। कभी कोई गलती हो गई वापस अल्टर कर लीजिए, कोई लेजर में चेंज हो गया, मोहन को तो मैंने गलत डाल दिया, ये डेटर्स नहीं डेटर्स था या कोई बैलेंस था गलत डाल दिया, कोई भी चीज़ अपन चेंज करना चाहें तो अल्टर में करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन कोई लेजर खोलने के लिए क्रिएट और वापस चेंज करना हो तो उसके लिए अल्टर, है ना। तो कोई भी परिवर्तन करना हो वापस किसी भी चीज़ में तो वापस यहाँ पे अल्टर कर लीजिए। अब कोई नया ग्रुप भी खोलना होता है, क्रिएट में जाकर नया ग्रुप खोल दीजिए। कई बार ऐसा होता है, मान लो डेटर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, अपना कस्टमर तो हजारों, अपने एजेंसी लाइन का काम है, हजारों कस्टमर है अपने पास, तो मान लो बहुत सारे कस्टमर हैं तो उसको अपन नया ग्रुप भी और बना सकते हैं। ये ग्रुप में भी गए यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, जैसे
डेटर्स बीकानेर अपन ने खोल दिया है ना, बीकानेर के डेटर्स का एक पार्ट अपन ने डाल दिया, तो डेटर्स का है ही डेटर्स तो अपने पास पहले से ग्रुप था, उसका एक पार्ट और बनाया डेटर्स बीकानेर, डेटर्स जयपुर, डेटर्स जोधपुर, या बीकानेर में अपन चाहें तो व्यास कॉलोनी के डेटर्स हैं, ये बड़े बाजार के डेटर्स हैं, ताकि तकादा आदि के लिए जो लिस्ट निकालते हैं या कुछ माल डिलीवरी की जो लिस्ट निकाल